बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। बिहार में भोज भले ही दही चूड़ा का हो रहा है, लेकिन खिचड़ी सियासत की पक रही है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी आज दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया और उसके बाद एक ऐसा बयान दिया जो बिहार की सियासत में हलचल पैदा करने के लिए काफी है। तेज प्रताप ने आरजेडी को जय चंदो की पार्टी बताते हुए तेजस्वी को यह नसीहत दे दी कि आरजेडी का विलय जेजेडी में कर ले। ये रिपोर्ट देखिए। जयचंद के पार्टी से भी लोग आया संजुरा, तो सब लोग ओरिजिनल लालू यादव का जो पार्टी है वो जनशक्ति जनता दल है। ये दावा है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप का, जिन्होंने अपने इस बयान से बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। लगभग 3 दशक से लालू प्रसाद आरजेडी की बदौलत सियासत करते आ रहे हैं, लेकिन अब तेज प्रताप ये दावा कर रहे हैं कि लालू की असली पार्टी आरजेडी नहीं जेजेडी है। जयचंद के पार्टी से भी लोग आया संजुरा, तो सब लोग ओरिजिनल लालू यादव का जो पार्टी है वो जनशक्ति जनता दल है। मौका था मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज का, जिसे तेज प्रताप ने आयोजित किया था। भोज में शामिल होने के लिए लालू खुद बेटे तेज प्रताप के पास पहुंचे, दही चूड़ा का आनंद लिया, लेकिन जब पिता गए तो उन्हें जेजेडी का संरक्षक घोषित कर दिया। इससे पहले भोज में हर किसी की निगाहें लालू प्रसाद पर थी, जिन्होंने दावे से सबको आश्वस्त करने की पूरी कोशिश की कि बड़े बेटे तेज प्रताप से अब कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी तो नहीं है? अरे नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। लालू ने नाराजगी खत्म करने की बात कही, लेकिन फिर अगले ही पल तेज प्रताप ने ऐसा कुछ कह दिया जो छोटे भाई तेजस्वी को शायद ही रास आए। तेज प्रताप ने अपने ही पिता की पार्टी आरजेडी को जयचंदो की पार्टी करार दी और ये कहा कि भाई तेजस्वी को पूरी आरजेडी का विलय जनशक्ति जनता दल में कर देना चाहिए। छोटे भाई जो है तेजस्वी जी, उनको तो हम यही कहना चाहेंगे कि अपना पटिया को मर्ज कर लीजिए हमारा पटिया। तेज प्रताप के इस बयान से इतनी तालियां बजी कि बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई। सत्तारूढ़ दल से किसी ने कुछ कहा तो विपक्षी खेमे से किसी ने कुछ। यह कहना कि मेरी पार्टी में मर्ज कर लो, लालू की असली पार्टी यही है, निश्चित रूप से अपने छोटे भाई को उसकी पॉलिटिकल हैसियत बिहार में क्या बची है ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक पारिवारिक मसला है और मिल बैठ के एक न एक दिन इस मसले को हल होना ही है। तो आज तो लालू प्रसाद यादव जी भी सोच रहे होंगे कि हमने जिसको राजनीतिक विरासत दिया है वो तो फेल हो गया है। काश हम तेज प्रताप यादव जी को राजनीतिक विरासत देते तो आज हमारी वाहवाही होती। कहते हैं बिहार की सियासत में मकर संक्रांति का भोज पारंपरिक दही चूड़ा भोज ही नहीं, बल्कि संभावनाओं का संकेत माना जाता है। बिहार की राजनीति में नए समीकरणों के बनने बिगड़ने का खेल भी माना जाता है। कुछ ऐसे ही कयास तेज प्रताप के भोज के बाद लगाए जा रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप के बयानों में कितना दम है और इससे तेजस्वी की सियासत पर कितना असर पड़ेगा, उम्मीद है आने वाले वक्त में तस्वीर और भी दिलचस्प होने वाली है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास पर भव्य चूड़ा दही भोज का आयोजन किया। इस भोज की खासियत ये रही कि सत्ता पक्ष से बड़ी संख्या में नेता पहुंचे, मंत्री और विधायकों की लाइन लगी रही। पिता लालू प्रसाद भी बेटे के निमंत्रण पर पहुंच गए, लेकिन मां राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज से दूरी बना ली और इस पर तेज प्रताप यादव ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट।
छोटे भाई और प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे तेजस्वी यादव भी भोज में शामिल नहीं हुए। हमने न्योता भेज दिया है, हमारे छोटे भाई हैं, थोड़ा लेट से सो के उठते हैं। तेज प्रताप अपने चिर परिचित मजाकिया अंदाज में ये जवाब दिया। छोटे भाई तेजस्वी घर जाकर न्योता देने के बावजूद भोज में नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि लालू के अलावा आरजेडी के कोई दूसरे बड़े नेता भी नहीं दिखे, जबकि सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों की लाइन लगी रही। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत कई दूसरे एनडीए नेताओं ने तेज प्रताप के दरवाजे पर जरूर दस्तक दी। बहुत बधाई मकर संक्रांति की सबके लिए और बढ़िया कोशिश। तेज प्रताप का दही चूड़ा भोज कार्यक्रम काफी हद तक सफल दिखा। हालांकि तेज प्रताप भाई तेजस्वी के नहीं आने से थोड़े झल्लाए दिखे। इसकी झलक तेज प्रताप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखी, जब तेज प्रताप ने यहां तक कह दिया कि तेजस्वी को अपनी आरजेडी का विलय जेजेडी में कर देना चाहिए। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात मुख्यमंत्री की यात्रा की होगी। देखिए, 16 जनवरी से सीएम नीतीश कुमार अपनी 16वीं बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। समृद्धि यात्रा के जरिए नीतीश कुमार योजनाओं का हाल जानेंगे, जनता से संवाद करेंगे और बिहार की प्रगति के बाद उसे समृद्ध बनाने के उपायों पर मंथन करेंगे। समृद्धि यात्रा की शुरुआत से पहले ही सियासत भी गहराती जा रही है। आरजेडी के आइडिया चोरी का आरोप भी आरजेडी की तरफ से लगाने की कोशिश हो रही है, तो जेडीयू ने इसका करारा पलटवार कैसे दिया, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। नीतीश की यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा है। पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में प्रगति हुई है और अब बिहार को समृद्धि के रास्ते पर ले जाने की जरूरत है। एक नजर डालते हैं नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के पहले चरण के प्रोग्राम पर। 16 जनवरी से पश्चिम चंपारण से शुरू होकर ये यात्रा 17 जनवरी को पूर्वी चंपारण में रहेगी। नीतीश कुमार इसके बाद 19 जनवरी को सीतामढ़ी और शिवहर में रहेंगे। 20 जनवरी को गोपालगंज में उनकी यात्रा होगी। 21 जनवरी को सिवान, 22 जनवरी को सारण, 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर होते हुए 24 जनवरी को समृद्धि यात्रा वैशाली में रहेगी। यात्रा के पहले चरण में उत्तर बिहार के 9 जिलों से गुजरते हुए सीएम नीतीश कुमार समृद्धि के पथ पर बढ़ रहे बिहार में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और लोगों से संवाद कर योजनाओं का हाल जानेंगे। 17 जनवरी को सीएम की समृद्धि यात्रा मोतिहारी में रहेगी, जहां वो गांधी मैदान में जन संवाद में शामिल होंगे और योजनाओं का जायजा लेंगे। साथ ही जिले को कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारी पूरी है। मकसद है कि जो पब्लिक है उनसे वो फीडबैक ले जहाँ बातचीत करें, उनसे संवाद करेंगे और साथ में जो भी प्रगति यात्रा में घोषणाएं हुई थी उनकी अद्यतन स्थिति क्या है उसका निरीक्षण करेंगे। सुरक्षा का व्यापक पैमाने पर इंतजाम करे हैं। जो हम लोग को सिक्योरिटी के लिहाज से क्रिटिकल एस्पेक्ट लगे हैं उसको लेकर के इंतजाम किया जाए। नीतीश की समृद्धि यात्रा को लेकर बिहार का सियासी पारा हाई है। आरजेडी ने एक बार फिर से जेडीयू पर तेजस्वी का आइडिया चोरी करने का आरोप लगाया है। इस आरोप पर जेडीयू की ओर से कड़ा पलटवार भी किया गया। जो भी कुछ रूपरेखा कभी भी रखा है तो सरकार उसको चुराने का काम किया है। हम लोगों ने चुनाव पूर्व जितनी घोषणाएं की सरकार ने चुराई। आप आइडिया चोरी की बात कर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी, भाई तेजस्वी जी का आइडिया है कैसे भ्रष्टाचार करना है और आदरणीय नीतीश कुमार जी का मॉडल है बिहार को कैसे आगे ले जाना है। 16 जनवरी से शुरू हो रही समृद्धि यात्रा नीतीश की बिहार में यात्राओं की कड़ी में 16वीं यात्रा है। हर एक यात्रा का नीतीश को बम्पर लाभ मिला है। जनता से जुड़ना, योजनाओं का हाल जानना और जनता से संवाद कर बिहार की बेहतरी के लिए प्लानिंग बनाकर उसे पूरा करना नीतीश कुमार की वो कला है जिसकी काट शायद किसी भी विपक्षी दल के पास नहीं। उम्मीद है कि समृद्धि यात्रा के जरिए विकसित बिहार का संकल्प जल्द पूरा हो सकेगा।
न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, मोतिहारी से अवनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो 16 जनवरी से सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से होने जा रही है। सीएम यात्रा के दौरान कुमार बाग औद्योगिक क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां औद्योगिक क्षेत्र में बिहार को कई बड़ी सौगातें देंगे। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम भी यहां पर होगा। सीएम की यात्रा को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। कुमार बाग में सीएम की यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया है संवाददाता मुन्ना राज ने। दिखाते हैं आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट। 16 जनवरी को बेतिया से मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा शुरू हो रही है और बेतिया के कुमार बाग में तमाम तैयारियां की गई है, जहां नीतीश सरकार की ओर से एक बड़े तोहफा देने की तैयारी की गई है। तो सीधे तौर पर हम आपको कुमार बाग की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के दौरान पहुंचेंगे और तमाम तरह की सौगात देंगे। और औद्योगिक क्षेत्र में जो बिहार को आगे बढ़ाने की योजनाएं शुरू की जाने वाली है, उसका एक बड़ा तोहफा पश्चिमी चंपारण को भी मिलने वाला है। और इस औद्योगिक क्षेत्र में तमाम कई योजनाएं हैं, जिसकी समीक्षा के बाद कई तरह का शिलान्यास करने का भी कार्यक्रम है। सभी चंपारण वासी उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन 16 को यहाँ होना है। और कुमार बाग में जो टेक्सटाइल हब का जो सपना बिहार सरकार और भारत सरकार ने देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए, उसका शिलान्यास करने के लिए यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है, जिसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बहुत बड़ी सौगात देंगे। और मुख्यमंत्री जो उद्यमी योजना है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा जो है 10 लाख का जो दिया, जिसमें 5 लाख सब्सिडी भी है, उसमें मैं निरीक्षण भी किया हूँ। मैं जो है बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है और उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है। तो 10वीं बार मुख्यमंत्री ने शपथ लिए, तो लगता है कि चंपारण को इस बार भी कुछ विशेष मिलेगा। एकदम देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का इस चंपारण से व्यक्तिगत लगाव रहता है और कोई भी, चाहे वह सरकारी कार्यक्रम हो चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, चंपारण की धरती से ही करते हैं। और बेशक यह जो लगभग 400 एकड़ में जो टेक्सटाइल हब का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, वह साकार होते हुए दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की गई है। अब इंतजार है जब 16 जनवरी को मुख्यमंत्री अपनी समृद्धि यात्रा की शुरुआत बिहार में पश्चिम चंपारण से फिर एक बार करेंगे। मुन्ना राज, न्यूज 18 पश्चिम चंपारण। और अब खबर भागलपुर से है, जहां पिछले 6 दिन में रहस्यमयी तरीके से लापता 2 बच्चियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और ऐसे में बच्चियों के परिजन किसी अनहोनी की आशंका से डरे सहमे हुए हैं, जबकि पुलिस जांच में तेजी लाने की बात कह रही है। ये पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र से गायब 2 स्कूली बच्चियों का 6 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। वारसलीगंज और महेशपुर की 2 बच्चियां 8 जनवरी को स्कूल जाने के बाद से ही रहस्यमय तरीके से लापता हैं। परिजनों की माने तो दोनों बच्चियों को पड़ोस की ही एक बच्ची बुलाकर ले गई थी। जब दोपहर 3 बजे तक घर नहीं लौटी तो एक के पिता ने मामले की सूचना थाने को दी। सोनाक्षी के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया, पर जिया के परिजनों का आरोप है कि थाने में आवेदन नहीं लिया गया। ऐसे में परिजन अनहोनी की आशंका से डरे और सहमे हुए। खाली प्रैक्टिकल पूछने के लिए गया, उसके बाद वहाँ से निकल गया। हाँ। और उसकी सहेली भी सोनाक्षी वहाँ गई थी। हाँ। लेकिन दोनों अभी तक पता नहीं चला है। हाँ। और बबरगंज थाना में जब रिपोर्ट किए, हाँ, तो वहाँ से पता चलता है कि अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं। बृहस्पतिवार को गए थे रात में वहाँ कंप्लेंट करने, शुक्र को एप्लीकेशन दिए। हाँ। शनिवार को वो लोग रिसीविंग दिया उस लड़की को। हाँ। एक और लड़की थी, उसका माँ बाप एप्लीकेशन दिया था पहले हमसे। मालूम होगा कोई सुराग तो होगा, नहीं तो कोई सुराग नहीं। हाँ, और अभी तक जो है यूनिपार में मेरा लड़की है। क्या आशंका लग रहा है आपको? अब हम क्या बतावे, तो बहुत सेल्फ फेल कर देता है। बच्चे हमारे घर से एक लड़की द्वारा बुलाया गया स्कूल, बोला आज पार्टी है, फंक्शन है, यही बहना बोला के ले गया। हमारे घर से सोहाना नाम का लड़की है। जिया कुमारी और सोनाक्षी कुमारी 10वीं कक्षा की छात्राएं 8 तारीख को दोनों एडमिट कार्ड लेने की बात कहकर सरयू देवी मोहनलाल स्कूल गई थी, पर वापस नहीं लौटी। परिजन लगातार थाने का चक्कर काट रहे हैं, पर अब तक बच्चियों का सुराग नहीं मिला है। वहीं पुलिस जल्द बच्चियों को ढूंढ निकालने का दावा कर रही है। और इस संबंध में लिखित आवेदन पत्र पर कानून दर्ज किया गया है
और हमने इसको हर एक बिंदु पर इसकी जांच की जा रही है। क्या लगता है सर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अन्य मामलों पर भी जांच की जाती है? इस पर तो हर एक बिंदु पर इसको जांच की जा रही है कि लड़की खुद अपने बाप माँ से कहा गई थी कि हम एंट्री कार्ड लाने के लिए जा रहे हैं। अपनी बच्चियों की गुमशुदगी के बाद से 2 परिवार परेशान हैं। परिजन हर दिन थाने के चक्कर लगा रहे हैं, पर बच्चियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिलने से परेशानी बढ़ गई है। वैसे पुलिस के आश्वासन पर पीड़ित परिवारों की उम्मीदें जरूर टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। तो भागलपुर में 8 तारीख से गायब 2 छात्राओं के मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 पर बच्चियों के गायब होने की खबर देखकर एक परिवार ने हमें संपर्क किया। गायब छात्रा सोनाक्षी और जिया की दोस्त ने न्यूज़ 18 से अपनी आप बीती बताई है और अपने दोस्तों के अपहरण की आशंका भी उसने जाहिर की है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये आप बीती है उस बच्ची की जो एक बड़े रैकेट से अपनी जान बचाकर भागी है। इस जाबाज बच्ची की पहचान हम आपको नहीं बताएंगे, पर इसकी कहानी आपको सुनना जरूरी है। पिछले साल सितंबर महीने में पीड़िता को उसी के दोस्तों ने बहला फुसलाकर उसे बर्थडे में बुलाया, फिर उसे बेहोश करके किसी गैंग को बेच दिया, फिर ट्रेन से यूपी ले जाया गया और वहाँ बंद कमरे में उसे नशीले इंजेक्शन दिए गए और उसके साथ मारपीट की गई। यहाँ पे गोर हाथ बांध के रखे थे। कौन ले गया यहाँ से? यहाँ से लेडीज सब। कई लेडीज थी? 6 लेडीज थी। कैसे ले गई थी? कैसे लेके गए थे? हाँ। बेहोश करके। हाँ। ट्रेन से की गाड़ी से? ट्रेन से। हाँ। और वहाँ क्या कहा जाता था? वहाँ कहा जाता था क्या ज्यादा बोलेगी कितनी बेच दिया जाएगा। उसके मारपीट भी किया जाता था। हाँ। पीड़िता की किस्मत अच्छी थी कि किसी तरीके से वो जान बचाकर वहाँ से भाग निकली, पर इसके घाव तब फिर हरे हो गए जब इसने न्यूज़ 18 पर सोनाक्षी और जिया के गायब होने की खबर देखी। 18 में हम देखें कि मेरा 2 दोस्त गायब है। ऐसे भी हमको भी ऐसे टाइप का गायब किया गया था, इसलिए न्यूज वाला एंकर को फोन किए थे। पीड़िता ने अपने ही स्कूल की सुहाना नाम की एक छात्रा पर आरोप लगाया कि वो अपहरण करने वाले गैंग के साथ मिलकर काम करती है और शक जाहिर करते हुए कहा कि उसी ने सोनाक्षी और जिया को गायब करवाया होगा। इस मामले में सोनाक्षी के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस के रवैये से परेशान है। कब से कर रहे हैं ये बड़ा बात तो सुनिए नहीं रहे हैं। अभी भी डीएसपी से आप मिले? हाँ, अभी भी डीएसपी के साथ मिले हैं, तो उसे तो साफ जाहिर होता है सिर्फ संलिप्तता का ही प्रमाणित मिलता है। लेकिन मेरा सोच है उससे भी आगे कि संलिप्तता से आगे है, उसको वो चीज करके उसका अपना अंडर करके उसको कहीं सेल कर देगा। मेरा बेटी को सोनाक्षी कुमारी को सेल कर देगा। खुशी के साथ हुआ जैसे खुशी बता रही है। हाँ, जैसे सोनाक्षी के पिता को डर सता रहा है कि कहीं उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, पर डीएसपी का कहना है कि दोनों छात्राएं समलैंगिक संबंध की वजह से घर से फरार हुई। उन्होंने दावा किया कि सोनाक्षी के घर से इसे लेकर एक नोट भी बरामद हुआ है। हाँ, जांच की कमी तक सामने आई कि लड़की जो है सोनाक्षी की मां ने अपने घर की जब जांच किया थे तो उसके किताब के अंदर छिपा कर रखा हुआ है। सोनाक्षी के द्वारा एक पत्र लिखा गया था जिसमें दोनों एक दूसरे आपस में जीने मरने की बात की उल्लेख किया गया है और वह पत्र जो है खून से भी लिखा गया है। आप लोगों ने बरामद कर लिया? हाँ, पत्र को बरामद कर लिए हैं। पुलिस के नैरेटिव से पीड़िता का परिवार सहमत नहीं है और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है कि 7 दिन से गायब बच्चियों का अब तक कोई सुराग क्यों नहीं मिला। समलैंगिकता का एंगल देकर क्या मुद्दे से भटकाया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद भी बच्चियों की तलाश में कोताही क्यों? पुलिस मामले को क्या रफा दफा करना चाहती है? हालांकि पुलिस ने ये भी कहा है कि वो मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट। और चलिए सुपौल से आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। दशकों पुराना सपना साकार हो चुका है। ललित ग्राम बीरपुर रेल लाइन को मंजूरी दी जा चुकी है। 22 किलोमीटर लंबी होगी ये रेल लाइन। रेलवे बोर्ड ने मंजूर की है योजना और डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू। सीतामढ़ी नरमली नई लाइन मंजूर की जा चुकी है।
ये अच्छी खबर आपके सामने रख रहे हैं। 188 किलोमीटर लंबी होगी ये लाइन। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि डीपीआर की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू। अमित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं सुपौल से। अमित, विस्तार से इस खबर के बारे में जानकारी दीजिएगा। एक अच्छी खबर सुपौल के लिए। सुपौल या मिथिलांचल या कोसी के बारे में कह सकते हैं कि ये इस इलाके के लिए आज दीपावली और दशहरे का दिन है, क्योंकि ब्रिटिश काल में जिस बीरपुर ललितग्राम रेलवे लाइन जो जब था ब्रिटिश काल में था, वो आज तक बन नहीं पाया। ललित बाबू का भी सपना था इस तरह के रेल लाइन हो, लेकिन बन नहीं पाया। और आज के दशक में ये रेल लाइन अब बनने जा रहा है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के प्रयास के बाद रेलवे बोर्ड ने उन्हें पत्र देकर ये जानकारी दी है कि किस तरीके से उसका डीपीआर तैयार हो रहा है, किस तरीके से लोकेशन का सर्वे हो चुका है। सबसे बड़ी बात दूसरी ये बात है कि जयनगर निर्मली भाया सुरसर रेलवे लाइन 188 किलोमीटर के भी प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया और अब कहा जा सकता है कि मिथिलांचल या पूरा एकत्रित हो जाएगा और आज का दिन को मिथिलांचल लोगों के लिए सबसे बड़ा दिन कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखे पूर्णिया से। ये बड़ी खबर, युवती से गैंगरेप मामले में एक्शन। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी जुनैद और इरफान पकड़े गए हैं। देह व्यापार संचालिका की भी गिरफ्तारी कर ली गई है और अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 पर केस दर्ज हुआ है, 5 की पहचान हो चुकी है, बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। पूर्णिया से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। युवती से गैंगरेप मामले में एक्शन हुआ है, जहां पर अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 6 पर केस दर्ज है, 5 की पहचान हो चुकी है, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होगी। आरोपी जुनैद को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। अब देखिए कुल मिलाकर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी जुनैद और इरफान पकड़े गए हैं और आपको बता दें कि युवती से गैंगरेप का ये मामला था। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जुनैद की गिरफ्तारी पहले हुई थी, जो कि दुकान का संचालक, एक आरोपी जुनैद जो कि ड्राइवर और इरफान, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी तक इसमें शामिल जुनैद, इरफान और एक जो लेडी है बेबी कुमारी, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया है और जो लोग बचे हैं उनकी अरेस्टिंग के लिए भी आज ही टीम बना करके कार्रवाई को और तीव्र करने का निर्देश दिया गया। और चलिए अब आपके सामने पटना से बड़ी खबर रखे। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद दिखे हैं। दिन दहाड़े 20 सड़क पर युवक की हत्या की खबर। चाकू से गोदकर युवक की हत्या की गई। कंकड़ बाग के लोहिया नगर की ये घटना बताई जा रही है। 200 रुपए के विवाद में बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया है। रोकने पर युवकों ने परिजनों को भी पीटा है। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ा। 15 से 20 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया। इन लोगों के बीच ये सब एक दूसरे को जानने वाले थे। इनके बीच सिगरेट पीने को लेकर के MIT पार्क में झगड़ा का शुरुआत हुआ। हम लोग अभी तक 4 युवकों को डिटेन किए हैं। ये नाबालिग है। वीडियो से इन लोगों का उसमें संलिप्तता जो है सिद्ध हुआ है। इनके द्वारा बाकी और युवकों का नाम बताया गया है। और वहीं पटना सिटी के खाजे कला में टेढ़ी घाट इलाके में युवक की हत्या कर दोस्तों ने ही गंगा नदी में उसे फेंक दिया और इसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर पंकज उर्फ राधे का शव बरामद किया है। SDRF और स्थानीय गोताखोरों की मदद से ऑपरेशन चलाया गया। शव को अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। NMCH शव को भेजा गया। आपको बता दें कि 12 जनवरी को पंकज को मोहल्ले के ही कुछ दोस्तों ने बुलाकर उसके बाद उसकी हत्या कर दी। शव को गंगा नदी में फेंका। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। हत्या क्यों की गई इसका खुलासा नहीं हो सका है। और अगली खबर आपके सामने मुजफ्फरपुर से रखने जा रहे हैं, जहां मोतीपुर अंचल में CO और राजस्व कर्मी पर चीनी मिल की 16.86 एकड़ जमीन की अवैध जमाबंदी कर निजी लोगों को ट्रांसफर करने का आरोप है। बियाड़ा की जमीन से किए गए खेल पर DM ने संज्ञान लिया है। सख्त कार्रवाई करते हुए मोतीपुर की तत्कालीन CO रुचि कुमारी को सस्पेंड करने की अनुशंसा विभाग से की गई है। राजस्व कर्मी नागेंद्र ठाकुर के तत्काल निलंबन का भी प्रभाव दिख रहा है और साथ ही विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश है।
जांच में खुलासा हुआ है कि इस जमाबंदी के संबंध में अंचल कार्यालय में कोई ऑफलाइन रिकॉर्ड नहीं है, दस्तावेज या वैध कागजात नहीं उपलब्ध हैं। डीएम ने कहा कि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी। किया गया, इसमें हम लोगों ने प्रथम दृष्टया कर्मचारी को दोषी पाया है, जिनकी अनुशंसा पर ये ऑनलाइन परिमार्जन प्लस के माध्यम से जमाबंदी क्रिएट की गई है, तो उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। और जो तत्कालीन अंचल अधिकारी थी, उनका यहाँ से ट्रांसफर हो गया है, उनके विरुद्ध भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को रिपोर्ट भेज दिया गया है अनुशासनिक कार्रवाई के लिए। और दोनों जमाबंदी के रद्दीकरण का प्रस्ताव तैयार करके अंचल अधिकारी को अपर समाहर्ता के न्यायालय में समर्पित करने के लिए कहा गया है। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। सीटेट में शामिल होगी मैथिली भाषा, इस बात की जानकारी आई है और प्रस्ताव इसको लेकर पास किया जा चुका है। दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर का बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सहयोग से ये सफलता मिली। गोपाल जी ठाकुर का ये बयान आपको बता रहे हैं। एनसीटीई की बैठक में मैथिली को सीटेट में शामिल करने का प्रस्ताव पास हुआ है। और आपको बता दें कि मिथिला और दरभंगा के लाखों युवाओं के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब मैथिली भाषी अभ्यर्थियों को इससे सहूलियत होगी, उनके लिए बड़ा लाभ ये होगा। सीटेट में मैथिली भाषा को शामिल भारत की सरकार करने जा रही है। इसके लिए लगातार सांसद बनने के बाद से प्रयासरत था। माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री और सचिव शिक्षा विभाग भारत सरकार से मिलकर के प्रयास करते रहा और लोकसभा के अंदर भी इसको उठाने का काम किया। आज मिथिला के वास्ते बड़ी खुशी की बात है जो जल्द सीटेट में मैथिली भाषा भारत की सरकार करने जा रही है। और चलिए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखते हैं किशनगंज से। ये बड़ी खबर, ठाकुरगंज प्रखंड में तेंदुए का आतंक दिखा है। पथरिया पंचायत में शख्स पर तेंदुए ने हमला कर दिया। पश्चिम बंगाल की जंगलों से भटककर किशनगंज ये तेंदुआ पहुंचा है, जो कि कैमरे में कैद हुआ है। 3 लोगों को इसने अब तक घायल कर दिया है। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है अस्पताल। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। पश्चिम बंगाल से भटककर किशनगंज ये तेंदुआ पहुंच गया है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों ने इसे कैमरे में कैद किया है और अब वन विभाग की टीम लगातार गश्ती कर रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तेंदुए को ट्रैक करने की कोशिश है। और चलिए इन्हीं